बार सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं क्लास कैंसिल कर दूं, चुपचाप बैठ के पढ़ोगे। क्लास कैंसिल की जाएगी, चुपचाप बैठ के पढ़ोगे। बैठ जाओ। देखो जब मैं स्माइल कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? हाँ। और वो गुस्सा कई रीजन से आता है। उसमें एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्लास में अगर गड़बड़ होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई भी, ठीक है? सही है? चाहे वो कोई बड़ा टीचर हो, छोटा टीचर हो, कैसा भी हो। और मैं जब अपने सेंटर पे था, क्या नाम है, तो बड़ी कंपनी के बड़े अचार थे, मेरे को सबसे खराब यदि कोई नहीं आया तो या तो इन्फॉर्म होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा रूट तरीके से बात करता हूँ, मुझे खराब लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी और वहाँ अब एक है वो मुझे पता ही है तो मैं फोन ऑफ ऐसा क्या सोच रहे मुझे पता है फोन ऑफ मैंने बोला कुछ भी हो जाए कि कैसे दोस्त अगर कोई नहीं ये भी वेट कर तो मैं इस चीज़ को लेकर बात आपको भाई करते हैं, मुझे इस बात का ठीक है। और ये कई चीज़ों को लेकर मैं आपको वो ही बता देता हूँ, कई चीज़ें ऐसी सिर्फ इसलिए कि हम सुबह नहीं उठ सकते, केमिस्ट्री क्लास में सामने रहना वो गलत है। उसके पीछे मेरी दो तीन बार वो भी रहती है। क्या होता है कि बच्चे ने शुरू हो जाए सुबह से लेके बच्चा मोबाइल तक पढ़ता है कमर वाला, इसको साइंस पढ़ेगा, तो ऐसा कई बार वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए मौका मिला तो सभी वीडियो बनाए, तो वो तुम्हें नहीं पता चलता है, अच्छा क्या बोलते थे, हमारा काम है कि हमारा जैसे मान लीजिए बस का ड्राइवर है, रात में बस चला रहे, ट्रैवल करा रहे लोगों को, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सो नहीं सकता, वो सो जाएगा तो सब सो जाएंगे, समझिए सर? ऐसे ही चीजें जॉब होती है, मतलब एक्सप्लेन क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर होता है लाइफ में दोबारा चांस ना मिले, तो है ना, इसको लेके थोड़ा सीरियस रहना चाहिए हर एक, ठीक है? आप देखेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्मली हमारा कभी भी ऐसा क्या कोई काम ही नहीं और क्या कर रहे हैं, अभी जाके हम कुछ और काम भी कर रहे हैं, इसलिए आप बाकी जब आपको लगे क्लास में तो अपना ठीक पड़ जाए, इसलिए होता जाना है, ठीक है? नॉर्मली कभी ऐसा हो तो आपको कराएंगे, ठीक है? और अपना जब भी करो जॉब वगैरह करो तो फ्री हो, लेकिन इन्फॉर्म करो सामने वाला, ठीक है? ये सबसे खराब मेरी दो तीन बार किसी से लड़ाई भी होती है, उस बात में मैं वेट नहीं कर सकता, अगर आपने बोला तो आपको मेरे को पसंद या तो आप बोलो, ठीक है? ये चीज है ना? तो लेट आने वाले लोग मुझे खासकर पसंद नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, कई लोगों को लगता है लेट आना कूल बिहेवियर है, और मेरे हिसाब से फूल बिहेवियर है। आ जाओ, स्टार्ट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई फर्जी तरह की बात नहीं। हेडिंग डालो, टॉपिक्स हैं, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर का नाम दिखाऊं, लिख लोगे खुद से जल्दी? कुछ बच्चे मेंडल की फोटो देख रहे हैं घुर घुर के, उसको मत देखो, इधर ध्यान दो, इसको लिखो टॉपिक, टॉपिक्स का नाम लिखो जल्दी, बहुत सारा पढ़ना है।
जल्दी जल्दी फास्ट। माइलस्टोन का मैंने दे दिया, जूलॉजी का मैं करवाता हूँ एमडी सर से। मेरी कल बात नहीं हुई, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एक दिन बीच में एक टेस्ट और डाल देंगे वीक में जूलॉजी का, सर से बात करके। 2 टेस्ट डाले मैंने बॉटनी के, और उसका संडे को टेस्ट डाला कंबाइन। ठीक है, मैं प्लानर आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो बच्चा देना चाहता है वो दे लेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल आ रहा है पेपर। हाँ, कुंभ का मेला थोड़ी 12 साल बाद आएगा, हर साल आता है। हाँ हाँ, इस साल कुंभ का मेला आया नहीं। हाँ है, पढ़ लो। देखो इंडिया में क्या है ना, 10 लोग ऐसे ऊपर देखेंगे तो 11वां भी ऊपर ही देखेगा, तो पूछेगा नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप कहीं भी भीड़ इकट्ठी कर दो, लोग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम अभी आपका पढ़ाई करने का है, ये सब छोड़ो, मेहनत से पढ़ाई करो। टॉपिक के नाम लिखो। ये पार्ट 1 है, जिसमें थोड़ा समय लगता है, पर ये अच्छा है, इसके काफी बेसिक बनते हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज। ये पार्ट 2 है चैप्टर का एक तरीके से। 3 डोपा मिलेंगे, तीनों के अलग अलग। ठीक है, पहले वाले का मैंने दे दिया है, क्लियर है। ठीक है, पहले वाले पार्ट का दिया है, कोशिश करें वो क्वेश्चंस आप प्रॉपरली बनाएं। ठीक है, यस। हाँ, चलें स्टार्ट करें। चलिए, हेडिंग डाल लो जल्दी से। हाँ देखो, टॉपिक क्या क्या लिखे हुए हैं। हम लोग जीन, एलील, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ाएंगे, मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट है, लॉ है, क्रॉस है। उसके बाद जीन इंटरेक्शन एक टॉपिक है, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, यहाँ मल्टीपल एलील है, ये दोनों एक ही साथ है, मल्टीपल एलील और पॉलीजेनिक, ये टॉपिक है। फिर ये क्रोमोसोमल थ्योरी है, और ये वाला, ये टॉपिक्स हैं। हार्डी विनबर्ग एवोल्यूशन में आता है, वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। फिजिक्स के लिए टेस्ट में पूछता हूँ एक बार, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तो सर्वे सर देंगे, बात होगी मेरी। फिजिकल की, हाँ हाँ, वो चालू कर रहे हैं अपना, फिजिकल का पूरा देंगे आपको। क्वेश्चन बना लो, और सुनो भाई सारे, जितने क्वेश्चन वो दे रहे हैं उसको प्रिंट निकाल के सॉल्व करना चालू करो, कॉपी बना के प्रॉपर। और सर्विस सर 3 बजे क्लास खत्म होती है, वो आसानी से रुक भी सकते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा। आप उनको बोल दो कि सर डाउट के लिए रुक जाना, रुक जाते हैं बोलोगे तो। हाँ, तो उनको बोल के रोक के अपना वो उन्हीं क्वेश्चंस के डाउट कंप्लीट कर लो। सही है, उससे क्या फायदा होगा आपको, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते रहेंगे। है, हाँ सही है। ठीक है, इधर आना, इधर इस side में। ठीक है, एक जना पीछे नहीं, पीछे इधर आ जा बेटा, तू आगे आ जा, तू आगे आ जा। हाँ आगे आ जा, एक सीट आगे आ जा, इधर आ जा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलें पढ़े, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लो फटाफट से, ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, लिख लिए टॉपिक्स, चलो चालू कर रहे हैं। कैसे कैसे पढ़ेंगे, कुछ कुछ बेस, आज इसको बेसिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक टॉपिक है, पहले इतना लिख लो, पहले लिख लिया सबने। ठीक है, म्यूटेशन, पेडिग्री, जेनेटिक डिसऑर्डर, और जिन्होंने नहीं लिखा जगह छोड़ लो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहां से पढ़ना। ये कॉन्सेप्ट 1 है, हेडिंग डालो बेसिक, हेडिंग डालो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट 1 है, पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट 1 में हमारे पास क्या है, डीएनए है, क्रोमेटिन है, और क्रोमोसोम है। डीएनए है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्लियर। डीएनए है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये हमारे पास डीएनए है,
ठीक। डीएनए क्या होता है? एक धागा होता है, सही है, ध्यान से सुनना। डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए हमारे पास क्या होता है? एक थ्रेड होता है, ठीक है। डीएनए क्या है? हमारे पास एक धागा है, एक डबल स्ट्रैंड का धागा होता है, सही है। एक डबल स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, सही है। अब ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑल लिविंग सेल में है। किसमें है? सारे लिविंग सेल्स में होता है। कोई भी ऐसा लिविंग सेल है जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंड नहीं होता? वायरस सेल थोड़ी है, सही है। ठीक है, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बोर्ड पे ध्यान रखो, 5 मिनट सुनो, फिर मैं लिखूंगा, उसको लिखेंगे। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स के पहला आज जो क्लास है उसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने बोला है कि यार डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। इसको जरा समझते हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे जीन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हमने बोला है कि डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए एक धागा होता है और सारे लिविंग सेल में वो डबल थ्रेड का होता है। डबल थ्रेड मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? अब डीएनए जो है सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब होता यह है कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो डीएनए उसमें भी कंडेंस फॉर्म में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहां भी कुछ प्रोटीन मदद करती हैं, ठीक है, पर वो हिस्टोन्स नहीं होती। तो हमने ये देखा है कि ये धागे को डीएनए कह रहे हैं, उसको कंप्रेस करने में कुछ प्रोटीन मदद कर रही है, जिसे क्या कह रहे हैं? हिस्टोन्स। और जब डीएनए थोड़ा कंप्रेस हो जाता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन में 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक ये हिस्टोन हो गई ये, और इसके अलावा ये नॉन हिस्टोन भी होती है। कौन सी होती है? नॉन हिस्टोन। फिर उससे फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हमने लिखा है कि डीएनए जो है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जो सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है। सभी प्रकार के हमारे पास लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सभी प्रकार के लिविंग सेल्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास डीएनए दोनों का कंप्रेस होता है। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट भी कंप्रेस होता है। क्या होता है? कंडेंस होता है। कंडेंस होके वो बनाता है क्या? कंडेंस टू फॉर्म क्या बनाता है? न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट समझ में आता है? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स का डीएनए जब कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है क्रोमेटिन। तो यूकैरियोट्स का डीएनए कंडेंस होके क्या बनाता है? कंडेंस टू फॉर्म क्या? क्रोमेटिन, सही है, क्लियर। एंड फिर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। अब सवाल क्या है, समझना ध्यान से। क्रोमेटिन जो है वो सिर्फ किस में होता है? यूकैरियोट्स में। क्रोमेटिन में हमारे पास क्या होता है? ये कंडेंस फॉर्म है डीएनए की। किसकी कंडेंस फॉर्म है? डीएनए की। ये हम पढ़ चुके हैं चीजें। ये कंडेंस फॉर्म है किसकी? डीएनए की। कंडेंसेशन में हिस्टोन्स हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करता है? हिस्टोन्स एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और कौन हेल्प करता है? कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करती है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, वो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होते हैं। और सिर्फ कौन सी फेज में दिखते हैं? हमारे पास कंडेंस फॉर्म ऑफ, हाँ, क्रोमेटिन है, और वो एम फेज में दिखते हैं। विजिबल किस में है? एम फेज में। एम फेज क्या होता है? माइटोसिस। किस में विजिबल है? एम फेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? तो हमने क्या क्या पॉइंट्स बोले? हमने बोला कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड धागा है, वो कंप्रेस करके क्रोमेटिन बनाता है और क्रोमेटिन बनाता है क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के सेल में हमारे पास इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने लिखा है डीएनए, हमने लिखा है क्रोमेटिन, हमने लिखा है क्रोमोसोम। अब जरा सुनना ध्यान से। सारे लिविंग सेल में हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है लीनियर। लीनियर होता है यूकैरियोट का डीएनए।
यूकैरियोट का डीएनए क्या होता है? लीनियर। लीनियर मतलब ऐसा। उसके अलावा एक होता है सर्कुलर। सर्कुलर किसका डीएनए होता है? प्रोकैरियोट का। बैक्टीरिया का डीएनए होता है। और किसका होता है? उसके अलावा ऑर्गेनल्स का डीएनए होता है। किसका डीएनए होता है? ऑर्गेनल्स का डीएनए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये बेसिक पॉइंट है जो हमने स्टार्ट किया है। डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन ये विजिबल होते हैं सिर्फ किसमें? एम फेज में। पर ये विजिबल होते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। किसमें दिखते हैं? यूकैरियोट्स में दिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक दिक्कत है? नहीं? क्लियर है? जरा देखें यहां पर क्वेश्चंस को। ऑल एक्सेप्ट। क्यों? हमने कब मना किया कंडेंस? हमने कहा कंडेंसेशन करेगा पर क्रोमेटिन नहीं बनाएगा। है? हमने क्या बोला? हमने बोला कंडेंसेशन करेगा, कुछ प्रोटीन भी होंगी, स्टोन्स नहीं होंगी। यही बोला है ना? ठीक है। तो लीनियर डीएनए किस में होता है? यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कैसा होता है? सर्कुलर। क्लियर है? डीएस का मतलब है डबल स्टैंड। हिस्टोन किस में प्रेजेंट है? क्रोमेटिन में भी है, क्रोमोसोम में भी है। क्रोमेटिन में होगा तो क्रोमोसोम में होगा ही। क्लियर है? ईस्ट और इकोलाई में सिमिलरिटी, डबल स्टैंड। क्रोमेटिन किस में नहीं होगा? इकोलाई में। लीनियर किस में नहीं होगा? सिंगल स्टैंड दोनों में नहीं होगा। सिंगल स्टैंड डीएनए। ठीक है? चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नोट करिए इसको जल्दी। कोई कुछ पूछना चाह रहा है भाई? क्रोमेटिन? हाँ ठीक है। क्रोमेटिन का मतलब है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन ध्यान से। बैक्टीरिया जो होता है उसका डीएनए सर्कुलर होता है। यूकैरियोट्स का डीएनए क्या होता है? लीनियर होता है। अब यूकैरियोट्स का डीएनए जब क्रोमेटिन बनाएगा तो भी लीनियर है, क्रोमोसोम बनाएगा तो भी लीनियर है। लीनियर उसके डीएनए के लिए बोल रहे हैं। क्रोमेटिन का मतलब कंडेंस हो गया। ठीक है? तू क्या पूछ रहा है? क्रोमेटिन लीनियर होता है, क्या मतलब हुआ इसका? ऑर्गेनल सर्कुलर होता है। नहीं नहीं, क्यों? ऑर्गेनल का डीएनए क्रोमेटिन क्यों बनाएगा? हिस्टोन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हिस्टोन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। ऑर्गेनल में नहीं होते। नहीं। क्या यार? इसमें कोई दिक्कत है? और प्लीज जिन्होंने नहीं लिखी हुई जेनेटिक्स के नोट सही से लिख लेना और इसी को याद करना है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कल की क्लास 8 बजे आपकी। ठीक है? मैं 8:10 के बाद किसी को एंटर नहीं करने दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है? 8:10 के बाद एंटर नहीं करने दूंगा क्लास में। ठीक है? हाँ। तुम्हारी आदतें जो हैं खराब हैं और खराब की गई हैं। आराम से वो भी आते हैं, तुम भी आते हो।
लिखो जल्दी। हाँ बेटा, बैक्टीरिया का डीएनए, हाँ हाँ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, ठीक है, परफेक्ट। और कोई? ओरिजिन, ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। चले भाई आगे। प्लाज्मिड में भी ओरिजिन होता है। चलिए चलें आगे, आ जाओ। कॉन्सेप्ट डालो जीन, सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये लिखना हो लिख लो, मर्जी है आपकी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में इसको एक साथ लिख लेना क्वेश्चंस को, पीडीएफ में से एक साथ लिखना, नहीं तो क्या होगा बीच में क्वेश्चन दिखेंगे आपको। सेकंड आ जाओ, कॉन्सेप्ट जीन। लिख लिया? कोई लिख रहा था ये? प्लीज तेज लिखो थोड़ा। हाँ, चलिए चालू करते हैं जीन के बारे में पढ़ना। व्हाट इज जीन? ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज जीन? ठीक, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, सही है, ठीक है। सबसे पहले जीन किसे कहते हैं, पहले इधर में इधर देखेंगे सारे बच्चे। देखो क्या होता है, क्या होता है कि हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसे हम जीन कहते हैं। आपके पास दो चैप्टर हैं, एक मॉलिक्यूलर है और एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दो चैप्टर है। जीन की जो डेफिनेशन है हम दो चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे जो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहली डेफिनेशन है जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से पढ़ते हैं। जीन क्या होती है? जीन का मतलब है, जीन की दो डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन है, जीन एक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। मतलब क्या हुआ? जीन एक सबसे छोटी यूनिट है। जब आपने सेल की परिभाषा पढ़ी थी तो आपने बोला था सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। कृपया करके लिखे नहीं, सुने ध्यान से। सेल क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, काम करने वाला और स्ट्रक्चर सेल होता है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी यूनिट जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे वो जीन होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो ये क्या है बेटा? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करती है? कंट्रोल करती है क्या? ट्रेट। जो क्या कंट्रोल करती है? ट्रेट कंट्रोल करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जीन हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये क्या है बेटा? ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये वो सबसे छोटी यूनिट है जो किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल वाली है, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है। जो जेनेटिक्स हम मेंडल से रिलेटेड पढ़ते हैं वो कहता है कि हमारे पास जीन क्या होता है? एक ऐसी यूनिट है जो किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है फीचर। ट्रेट का क्या मतलब होता है? फीचर। तो जीन क्या होती है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। जीन क्या है? सबसे छोटी यूनिट है जो कंट्रोल करती है किसको? ट्रेट को। किसको कंट्रोल करती है? ट्रेट को। अब हम बात करते हैं जीन के बाद फैक्टर की। हम बात करते हैं जीन के बाद किसकी बात करते हैं? सॉरी, जीन के बाद हम एक और डेफिनेशन लिखती है जीन की। अब जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, कोड फॉर प्रोटीन। तो ये दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, देखो ध्यान से सुनो। मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया किसी सेल में, ये सेल है मेरे पास, इसके अंदर मैंने ये डीएनए बना दिया। तो जीन किसे कह रहे हैं? जीन ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है जो किसी किसी प्रोटीन को बनवाता है। तो ये दो परिभाषा हो गई। एक ये वाली डेफिनेशन, ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है।
तो जो अगला चैप्टर पढ़ोगी ये उसके हिसाब की डेफिनेशन है। तो उसके हिसाब से हमें समझना है, उसके हिसाब से समझना है कि जीन क्या होता है। एक टुकड़ा है डीएनए का जो किसी प्रकार की प्रोटीन बनवाता है। और अगर हम जो ये वाला चैप्टर वो क्या कहता है, जीन हमें नहीं पता किस चीज का बना, हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ पता है एक जीन एक कैरेक्टर या ट्रेट कंट्रोल करेगी। ट्रेट कैरेक्टर में डिफरेंस बताऊंगा। जीन क्या कंट्रोल करेगी, ट्रेट कंट्रोल करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? तो ये दो डेफिनेशन है, हम इस चीज को मिलाकर एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। हम ये कहेंगे जीन एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट होता है जो एक प्रोटीन बनाता है और वो ट्रेट कंट्रोल करती है। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे सेल की क्या डेफिनेशन है, सेल सबसे छोटी यूनिट है, इसका मतलब जीन से छोटा कुछ नहीं होता जो ट्रेट कंट्रोल करे। क्लियर है? जीन एक छोटा यूनिट है जो क्या कंट्रोल करती है, ट्रेट। सही है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गई। ये वाली बात समझ में आ रही, ये डेफिनेशन हो गई। अब आप जरा समझें चीजें, जीन कहां लोकेट होती है समझो। जीन का पहले समझो, जीन क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और जीन? डीएनए स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम कहें कि डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस किसमें, डीएनए एंड जीन में, तो क्या डिफरेंस लिखोगे? सुनो, जीन मेरे पास क्या है बेटा, जीन मेरे पास क्या है, जीन फंक्शन है। जीन क्या है, फंक्शन है। डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? डीएनए एक स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, जीन। समझ रहे हो? ये वाली बात समझ में रहे हो? ये चीज क्लियर है? अब देखो जीन होती कहां है। जैसे मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया, मैंने ये डीएनए बना दिया। अब डीएनए पर अगर इतना बड़ा टुकड़ा प्रोटीन बना देगा तो वो जीन है, इतना बड़ा टुकड़ा कोई प्रोटीन बना देगा तो वो जीन है। तो जीन के साइज को लेके कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कि डीएनए का एक हिस्सा वो किसी प्रोटीन को बनाकर कोई ट्रेट कंट्रोल करे, या सिंपल भाषा में कोई ट्रेट कंट्रोल करे। तो मेरे पास जीन कहां लोकेट हो गई, जीन है ये जीन है, ये जीन है। तो जीन क्या है, एक टुकड़ा है डीएनए का। यस, जीन क्या है, टुकड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फैन देखते हो, पंखा देखते हो, तो पंखा स्ट्रक्चर है, उससे जो हवा आती है उसका फंक्शन है। हम फैन में से हवा अलग नहीं कर सकते, वो उसका फंक्शन है, तो हमें वो फैन हटाना पड़ेगा। ऐसी अगर आपको डीएनए से जीन हटानी है तो डीएनए काट के निकालना पड़ेगा। अरे समझ आ रहा है? जीन लगा हुआ नहीं है डीएनए पर, वो डीएनए ही जीन है, पर फर्क क्या है, डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर है, जीन उसका फंक्शन है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जरा समझो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि जीन जो है इज लोकेटेड ऑन, जीन किस पर लोकेटेड है, डीएनए पर, देन क्रोमेटिन पर भी होगी एंड क्रोमोसोम पर भी होगी। यस और नो? क्योंकि क्रोमेटिन क्रोमोसोम ही डीएनए का बना है। यस सर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो डीएनए की नहीं बनी है लिविंग सेल में, उसमें जीन नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई चीज प्रोटीन की बनी है तो उस पर जीन नहीं होगी, कोई चीज आरएनए की बनी है उस पर जीन नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे राइबोसोम, आरएनए, प्रोटीन, उस पर जीन नहीं है। जीन होने के लिए वो चीज किसकी बनी हो, डीएनए की। मैं बात कर रहा हूं लिविंग सेल की। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब सवाल आता है, हाँ बेटा, वायरस की बात नहीं कर रहे, अभी वायरस की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम, हाँ बेटा, जेनेटिक मेटिक अभी आ रहे हैं बेटा। ऐसा कह सकते हैं बहुत सारी हवा मिलके पंखा बना रहा है, ठीक है। नहीं, क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तो समय में आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, रुक जाओ, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। एक्चुअल में क्या है, जीन फंक्शन है। डीएनए पे कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो प्रोटीन बनाते ही नहीं। इसका मतलब डीएनए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ ऐसा हिस्सा है जो जीन है, और ऐसा हिस्सा है जो नॉन कोडिंग होता है, किसी प्रकार की कोई प्रोटीन नहीं बनाता। तो अगर मैं आपसे कहूं मैं सारी जीन की लंबाई जोड़ दूं, क्या मुझे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगा? नहीं, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज मोर देन द टोटल लेंथ ऑफ जीन। अब ठीक है? ठीक है। हमें सिर्फ क्या मतलब है, इतने बड़े टुकड़े में ए के बाद टी आया, जी आया, सी आया, यही जीन है।
किसके बाद क्या आया, बस उसकी वजह से एक आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है। जीन की दो परिभाषा है। इस चैप्टर में हम प्रोटीन वाली बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में कहेंगे जीन मतलब कोई कोई कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। जीन तो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। जरा ध्यान से देखें, हमने ये कोशिका बनाई, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अरे वाह वाह, पिटाई कर दूंगा तो समझ नहीं रहा। हाँ, कोशिका बनाया मैं, तेरे को शुरू में ही बताया मुझे। एक तो हाँ, तुम्हारा ही भाई एक बाहर बैठा है, वो बेचारा प्रयागराज से आके बैठा है। हाँ, उसको डॉक्टर बनना है, उसको ऐसा लग रहा है कि खाने की चीज देंगे अभी हम यहाँ। दिक्कत ये है। हाँ, ऐसे नहीं होता है, 1 साल के बाद उसको समझ में आएगा, मेहनत लगेगी। ठीक है, देखो ये जीन है, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये जीन है, समझ में आ रहा है। तो सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स ऑफ सेल इज जेनेटिक मटेरियल। किसी को मेरी बात समझ में आई? किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी जीन का टोटल। जैसे अगर मैं कहता हूं कि माइटोसिस के टाइम पर 2 सेल में मैं आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल भेजता हूं, इसका मतलब जितनी जीन भेजी दोनों सेल में सेम भेजी, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड पर सेम जीन होती है। इसे समझ पा रहे हो? तो अगर मैं कहता हूं कि एस फेज में मैंने डीएनए कॉपी किया, इसका मतलब मैंने सारी जीन की कॉपी बनाई, तो हमने कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया। टेक्निकली कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रेप्लिकेशन वैसे अलग है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त आप वो डीएनए भी कॉपी करोगे जो जीन नहीं है, लेकिन एस फेज में आप क्या करते हो, एक वर्ड यूज करते हो, हमने कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब हम अब फोकस किस पे रखेंगे, सिर्फ उसी डीएनए पर जो जीन है। तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? किसी भी कोशिका, किसी भी सेल की टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीन, उसका क्या कहलाएगा? जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ भाई। क्या बताऊं? जीन क्या है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जीन एक ऐसी यूनिट है जो किसी ट्रेट कंट्रोल करती है, जैसे हेयर कलर में ब्लैक हेयर बना दिया, ब्राउन आई बना दिया, यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है? हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहा है। हम जीन को फंक्शन के हिसाब से देखते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं। मैं अगर तुझसे पूछूं कि मार्कर क्या है, 2 डेफिनेशन बन सकती है। एक लिखते हैं, एक प्लास्टिक है। ठीक है, ये वाला चैप्टर कहता है लिखते हैं, नीचे वाला चैप्टर कहेगा प्लास्टिक है। समझ में आ रहा है? अरे किसी को समझ में आई मैं क्या बता रहा हूं? जीन की 2 परिभाषाएं हैं हमारे पास। एक परिभाषा है जो इस चैप्टर की है, वो कहती है जीन एक फैक्टर है। हमें नहीं, मेंडल ने जब करा तो क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे, तो डीएनए के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो मेंडल क्या कहता था, उसको कुछ पता ही नहीं। उसको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स मिलती हैं छोटी छोटी, हमें नहीं पता वो डीएनए क्या है, वो यूनिट कोई ट्रेट कंट्रोल करती है, ऐसा मेंडल ने बोला। तो जीन क्या है? एक ऐसी यूनिट है जो ट्रेट कंट्रोल करती है। सही है, आज हम जानते हैं क्योंकि हम डीएनए जान चुके हैं। तो जीन क्या होती है? एक डीएनए का टुकड़ा है जो प्रोटीन बनाकर ये काम करता है। सही है, क्लियर है? अब हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। तो जेनेटिक मटेरियल है कि सारे सेल्स का जीन को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे हाँ हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, पर दिक्कत क्या है, हम अभी कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ कोडिंग वाले को। मेरी बात सुन, इधर रुको भाई, 1 मिनट रुको। सुनना ध्यान से, मेरी बात समझो। आप जब बायोटेक पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब आप डीएनए निकालोगे ना, जीन तो निकल नहीं सकती अलग से। मैंने क्या बोला कि फैन निकलेगा नहीं, हवा तो अटेगी नहीं। इसका मतलब आप निकालोगे डीएनए, डीएनए में बहुत सारा हिस्सा ऐसा होगा जो नॉन कोडिंग भी होगा,
पर हम ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग निकाल सकते, हमारा फोकस सिर्फ जीन पे है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल इज सम टोटल ऑफ ऑल जीन। जो टोटल डीएनए है किसी सेल का वो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि हम फंक्शन वाइज देख रहे हैं। आइडियली जेनेटिक मटेरियल और टोटल डीएनए सेम नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नॉन कोडिंग भी है, पर हम किस नजरिए से देख रहे हैं, सिर्फ उसको जीन के नजरिए से। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी जीन मिलके किसी भी सेल का क्या बनाता है, जेनेटिक मटेरियल बना। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। मान लो किसी सेल में 400 जीन है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में 400 जीन है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना, इसका मतलब मैं 400 जीन बना रहा हूं। अगर मैं उसके डीएनए की कॉपी बना रहा हूं, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, तो हम कहेंगे कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि मेरा पूरा फोकस किस पे है, जीन की कॉपी बनानी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है? अब जेनेटिक मटेरियल टोटल नंबर ऑफ जीन है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, इसको हटाते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ये एक सेल है जो डिप्लॉयड है, एक जो सेल है ये डिप्लॉयड है, ध्यान से सुनना। डिप्लॉयड दिख रहा है सबको ये, ठीक है सर। इस पर यहां कैपिटल टी जीन है या स्मॉल टी है, इस पर कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, इस पे कैपिटल वाई है, इस पे स्मॉल वाई है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। इसको ये हमने बना दिया ऐसे, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, ये ऐसे बना दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं सुनना। ये जो है, ये समझो, मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूं, ये जो एक सेट है अलग अलग क्रोम, पहले पहले तो समझो, ये जोड़ा है, ये जो एक सेट है ना अलग अलग क्रोमोसोम का, इसको हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम क्या होता है बेटा, वन सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ। या मैं बोल सकता हूं हैप्लॉइड सेट, ऐसा सेट जो किसमें, हैप्लॉइड में है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जब मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूंगा तो ये सारा ले लूंगा, जब मैं जीनोम की बात करूंगा तो इसका आधा लूंगा, ठीक है। बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है, बैक्टीरिया को नॉर्मली हम हैप्लॉइड मानते हैं, नॉर्मली कैसा मानते हैं, हैप्लॉइड मानते हैं, यस और नो, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए जीनोम और जेनेटिक मटेरियल एक ही बात है, यस और नो। जीनोम और जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक ही बात है। इसीलिए जब वो बैक्टीरिया का डीएनए निकालेगा बायोटेक में, तो कभी वो जीनोमिक डीएनए लिखेगा और कहीं पर वो जेनेटिक मटेरियल लिखेगा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आई नहीं, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं कि बैक्टीरिया नॉर्मली हैप्लॉइड होता है, जीनोमिक डीएनए और जेनेटिक मटेरियल सेम है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो एक जेनेटिक मटेरियल में दो जीनोम होते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल में कितने जीनोम है, दो जीनोम है, यस और नो। कोई ऐसा सेल बताओ ह्यूमन में जिसमें जेनेटिक मटेरियल और जीनोम सेम होगा, गैमेट्स। समझ में आ रहा है, गैमेट्स, ठीक है। हमने ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल प्रोजेक्ट नहीं पढ़ते, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया होगा। समझ में आ गया, हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और वो भी मेल का था या मेल का नहीं भी था या मेल का था, इसलिए उसमें वाई क्रोमोसोम भी है, क्लियर है। 24 क्रोमोसोम सीक्वेंस किए गए थे, ठीक है, 22 प्लस एक्स, फिर एक साथ में वाई, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान सुना, जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे कितना डीएनए है, क्लियर है। अगर मान लेते हैं किसी डिप्लॉइड, ध्यान सुनेंगे, अगर मान लेते हैं किसी डिप्लॉइड सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, तो जीनोमिक डीएनए 1.1 मीटर लंबा होगा। समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, क्लियर है, नहीं नहीं, हाँ
क्या बेटा देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप इसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऐसा दिखाना कि समझ आ गया, कोई कंपलसरी नहीं है, डाउट पूछ सकते हैं, पर ज्यादा पूछोगे मैं डांट भी दूंगा। ठीक है, दोनों बैलेंस है, क्योंकि मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कभी बायो कंटिन्यू करो नहीं, अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको इनकी क्लियरिटी रहनी चाहिए। और जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगर बायो रह गई, चाहे एमबीबीएस में रह गई, लास्ट तक हमेशा परेशान करता है अगर नहीं समझ आ रखा है। क्लियर क्लियर। और जब कोई मुश्किल टॉपिक होता है वो समझ तभी आता है जब उसमें कंफर्ट आता है, नहीं तो आता ही नहीं है समझ। कंफर्ट, जैसे आपको फिजिक्स में कहां दिक्कत आएगी, जब तक फिजिक्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तब तक क्वेश्चन नहीं बनने चालू होते हैं। एक होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं डर डर के, एक होता है कंफर्ट के साथ कर रहे हैं, मजा आ रहा है, चीजें बन रही हैं, समझ रहे हैं, वो आना जरूरी है सब्जेक्ट के साथ, नहीं तो सब्जेक्ट नहीं आता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अपने डाउट्स पूछो, मैंने क्या बताया बेटा, क्या बोल रही है बोल। कुछ नहीं बेटा, सुन, डोमिनेंट रिसेसिव तब बोलेगे जब जोड़ा होता है, उसमें एक ही होती है, जो भी होती है वो दिखती है, तो समझ नहीं रही है। ये हाथ में से कौन सा हाथ बड़ा ये वाला है, अकेले में बड़ा छोटा कैसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो अकेले कैरेक्टर में, अकेले में हैप्लॉइड में डोमिनेंट रिसेसिव वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, जो है दिखेगा। समझने में क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया नॉर्मली हैप्लॉइड होता है। किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन, क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन। और वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, दो जीनोम होता है। नॉर्मली हम लोग बुक में कई बार जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक डीएनए सेम लेकर जाते हैं, पर हल्का डिफरेंस जरूर रखना अपने दिमाग में। क्लियर है। अगर वो कहता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैं क्या करूंगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल में आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करूंगा। बैक्टीरिया में मैं जेनेटिक मटेरियल और जीनोमिक डीएनए कुछ भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, आप पूछ, क्या कौन पूछ रहा है। इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर भी है फंक्शन भी है। फैक्टर जो है ट्रेड कंट्रोल करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो यूनिट जाएगी। क्लियर। हाँ हाँ, टोटल हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर हैं। तो जो एक 23 का सेट है ना अलग अलग क्रोमोसोम का, उसको जीनोम कहते हैं। क्या चीज, लेंथ में बताता हूं तुझे, देख क्या होता है बेटा, हमारे पास ये जो डीएनए है ना, ये मान ले 1.1 मीटर है। हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल ही बना देते हैं ऐसे, इसको डबल कर लेते हैं तो 2.2 करते हैं। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को मिला के मैं 2.2 बोल रहा हूं, तो 1.1 क्या होगा, इसका आधा होगा। ये कह रहा हूं, जैसे इस 23 क्रोमोसोम में डीएनए की लेंथ 1.1 है, तो अगले वाले 23 में 1.1 मिलके क्या हो जाएगी, 2.2। वो मैं कह रहा हूं। और कोई कुछ पूछ रहा है क्या। जीनोम, जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे उतनी ज्यादा लेंथ होगी। हाँ कर सकता है भाई, जीनोम ऑर्गेनिज्म का होता है, मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुनियो। ह्यूमन जो है, ह्यूमन, हम सब ह्यूमन बैठे हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल में लेंथ ऑफ डीएनए सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। फर्क क्या है कि कौन सी जीन है, समझो। फर्क किसमें है, जीन में। जैसे मेरे पास यहाँ आर जीन है, तो आपके पास हो सकता है यहाँ आर से कुछ और हो, वो जीन अलग है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए सब में सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हो, फर्क किसमें है, जीन में। क्लियर है, हाँ भाई। पहले था, हट गया। एक्चुअल में क्या था, जब उसमें न्यूक्लियस था उसने अपना आरएनए बना के छोड़ दिया, आरएनए बना के छोड़ दिया, अब वो प्रोटीन बनाता रहेगा, न्यूक्लियस हट जाता है। तो अडल्ट आरबीसी जो है उस पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सही है, हाँ बेटा। यस, एक सेल की टोटल जीन जेनेटिक मटेरियल है। सेल हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। हैप्लॉइड सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वही जीनोम है,
डिप्लॉइड सेल में एक जेनेटिक मटेरियल का मतलब 2 जीनोम है। हाँ, लंबाई डीएनए की सारे सेल में सेम है, फर्क क्या हो सकता है, कुछ जीन का फर्क हो सकता है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी का ध्यान सुन, हमारी बॉडी के सारे सेल माइटोसिस से बने हैं, तो इसका मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है। सही है। तेरे स्किन सेल में उसकी इंसुलिन की जीन होगी, यस और नो? होगी, होती है, तुम्हारे स्किन सेल में भी है, न्यूरॉन में भी है, पर वो प्रोटीन नहीं बनाती। तो हमारी बॉडी के सारे सेल में सेम जीन है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हमारी बॉडी के सारे सेल का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है। ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकता है, सेल में नहीं। एक सेल में एक जेनेटिक मटेरियल है, तेरी बॉडी के सारे सेल में सेम है जेनेटिक मटेरियल, फंक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि कुछ जीन प्रोटीन बना पा रही है, कुछ जीन प्रोटीन नहीं बना पा रही है। अब समझ में आ रहा है? हाँ, लेंथ पे बात करेंगे उसमें, क्रोमेटिन वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना मॉलिक्यूलर में, वहां और क्लियरिटी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आपको वो पढ़ाना है अभी, लोकस, हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डायहाइब्रिड, वो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये जो क्रोमोसोम, ये नंबर है, बाद में ये क्रोमेटिन बना देगा, ये क्रोमेटिन बना देगा, तो ये एक जीनोम हो गया। जैसे इस 23 क्रोमोसोम ने ये क्रोमेटिन बनाया, इस 23 ने ये बनाया, तो ये दोनों क्रोमेटिन जो है, ये 2 जीनोम हो गए, टोटल मिला के जेनेटिक मटेरियल हो गया। बस इतनी सी बात है। अब आप लिखो जल्दी से इससे सारे लोग लिख लो। पूछ बेटा, तू भी पूछ, बोल बोल, पहले इसको बोलने दे। हाँ, आरएनए से वायरस में होती है जीन। हमारे पास लॉजिक ये है कि जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता ही नहीं है कैरेक्टर लेके। जीन के दो जा सकता है, जाता नहीं है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जीन की तरह काम नहीं करता, चाहे ऑर्गेनल हो, सिर्फ डीएनए काम करता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड। हाँ भाई, कोडोन एंटी कोडोन यहाँ कहाँ घुसा था भाई? है, ठीक है। जीन में कोडोन आरएनए में होता है, ठीक है। कोडोन हमने कहाँ पढ़ा है? आरएनए में पढ़ा है। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे समझ, फंक्शन जब खुला हुआ होगा, खुली भी कब होगी? डीएनए पे। हाँ, काम डीएनए पे करती है, होती सब पे है। जैसे मान ले ऊन है, ऊन पे गांठ लगा दे, उसको थोड़ा समेट दे, तो वो गांठ उस पे भी आएगी, और स्वेटर पे भी आएगी। क्रोमोसोम स्वेटर है, सही है ना? गांव गांव में बनाते हैं ना स्वेटर से ऊन, तो गांठ कई बार दिख जाती है ना? हाँ, नॉन डिवाइडिंग सेल में, अगर डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड है, तो जीनोम की लेंथ से डबल होगा ना जेनेटिक मटेरियल। तो समझ नहीं रही हाँ, डिप्लॉयड सेल तो 2n होता है ना, और एक सिंगल n को जीनोम बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, पैरेलल नहीं होते, तू समझ नहीं, लेंथ जब देखते हैं टोटल देखते हैं, पैरेलल नहीं देखते। तू कंफ्यूज कर रही है कि ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल देखते हैं, नहीं। इसको यहां देख, मेरी बात सुन, ये जो डीएनए है ना, इसने ये क्रोमोसोम बनाया, इन वाले क्रोमोसोम ने ही ऐसा डीएनए बनाया, तो मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूं। ऐसा थोड़ी कि यहां तक जोड़ लिया बस, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरी बात, तेरे को जीनोम वर्ड का मतलब समझ में आ गया सबको? हैप्लॉइड सेट, और कोई? हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। बनवाया किसने? डीएनए ने। ऐसे देखते हैं, एक्चुअल में कोड किसके पास है, इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है, वहां से देखते हैं। वो तो क्या है कि फिर ऐसे तो फिर अमीनो एसिड ने बनाया। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। हाँ, हाँ, जितनी फंक्शनल नहीं, जितनी भी जीन है, जितनी जीन है,
सब मिला के जेनेटिक मटेरियल है। मुझे एक चीज बताओ, 1 मिनट रुको भाई, तुम्हारे स्किन सेल में टोटल 10,000 जीन है, उसमें से 2,000 काम कर रही है, तो जेनेटिक मटेरियल 10,000 का है, 2,000 का नहीं है। काम करे चाहे ना करे, उससे कोई जीन है वो। टोटल डीएनए हो सकता है 10,000 जीन से भी लंबा है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये डीएनए है, ठीक है सर, इस पे ये जीन है खूब सारी, ये खूब सारी जीन है, इन सब जीन को मिलाकर हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल लेंथ की डेफिनेशन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इनके काम की डेफिनेशन है। तो सारी जीन मिला के जेनेटिक मटेरियल बोल दिया। अब इनमें से किसी सेल में 10 काम करे, 40 काम करे, हमें मतलब नहीं है, लेकिन सारे सेल में, आपकी बॉडी के सारे सेल्स में सेम जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका मतलब सेम नंबर और टाइप ऑफ जीन होंगी। समझ आ रहा है? सही है। आप दो ह्यूमन बीइंग बैठे हुए अगल बगल में, नंबर ऑफ जीन सेम है, टाइप अलग है। क्या अलग है? टाइप अलग है, नंबर सेम है। सिचुएशन बेस्ड। जैसे मान लो स्किन सेल को इंसुलिन नहीं बनाना है, तो इंसुलिन वाली जीन इनएक्टिव है, जरूरत पड़ने पर। जैसे मान लो हम देखते हैं कि ह्यूमन में जब बच्चा पैदा हुआ था और जब बच्चे की एज 12 साल 13 साल है, चेंजेस डिफरेंट है। इसका मतलब कुछ जीन्स उस एज में जाके एक्टिव हुई। मंकी था तो वो जीन थी, कुछ जीन हट गई। जीन डिलीट भी होती रहती है, जीन डिलीट हो जाती है समय के साथ। वो लंबी जब जाता है ना जनरेशन, कुछ जीन डिलीट भी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे में से कुछ की दिमाग वाली जीन चली गई होगी, अब वो वापसी आएगी, इसके कम चांसेस हैं। हाँ, गोबर वाली आ गई जीन, सही है। आ जाओ, चलें आगे, इस सवाल के जवाब देंगे। क्या सर? जल्दी लिखो। कितना धीरे लिखोगे भाई? हाँ, वायरस में नहीं, धन में क्यों होगा? हाँ भाई, फंक्शन वाइज है, हाँ यस, नहीं आएगा। ओरिजिनल डीएनए की लेंथ टोटल लेंथ ऑफ जीन से ज्यादा होती है। हाँ, वायरस आरएनए डीएनए से बनता है, कॉपी है, पर वो जीन नहीं है। 2-3 रीजन है उसके, उसको स्टोर नहीं कर सकते आरएनए को, अगली पीढ़ी में नहीं जा सकता, कई कारण है, ठीक है। चले भाई, लिख लिया? कुछ बच्चे आराम कर रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी लिखो बेटा, ये लिखो जल्दी से। पहले वाला अब ठीक है। देखो जरा, पहला वाला देखो। बैक्टीरियल सेल में जो है हमारे पास काफी सारी जीन होती है, जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल जीन, स्पर्म हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में जीनोमिक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, एक जीनोम एक ही बात है। डिप्लॉइड प्लांट में जीनोम की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। एक डिप्लॉइड में हमारे पास जीनोम की 2 कॉपी है। जब हम लिख रहे हैं डिप्लॉइड प्लांट, हम प्लांट के सारे सेल की नहीं, किसी एक सेल की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कर लो नोट, आगे चल रहे हैं, जल्दी से, जल्दी पास हो गया। चलो, कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो रही है अभी भी? जिसको दिक्कत हो रही है क्लास से भगा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ, नेक्स्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो, हाउ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन वेरी। हम बात कर रहे हैं फेजेस की। सबसे पहले बेटा, हमारे पास ये जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, दोनों में फेजेस ऑफ सेल साइकिल किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है। किस में होता है?
यूकैरियोट्स में होता है। क्लियर है? फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमारे पास किस में है? यूकैरियोट्स में। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, हमने लिखा है MG1SG2। ठीक है, MG1SG2। क्लियर है? ठीक है, यस, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे, MG1S, G1 में हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन। ठीक है, क्लियर है? G1 में क्रोमेटिन दिखता है, S में क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो हम एक बात क्लियरली लिख सकते हैं कि जितने भी फेजेस हैं हमारे पास, जितने भी फेजेस हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, हम यहां पर लिख सकते हैं कि G1, S और G2 में हमें क्या विजिबल होगा? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम कब दिखता है? क्रोमोसोम एम फेज में दिखता है। यस, क्रोमोसोम कब दिखता है? जब सेल डिवाइड करता है, तो क्रोमोसोम एम फेज में विजिबल है। यस, एम फेज में विजिबल है। अब जब हम क्रोमोसोम बनाते हैं जीवन फेज का, वो कुछ हम इस तरीके का बनाते हैं, आपको पता है, एक एक क्रोमेटिड वाला। जब हम G2 फेज का क्रोमोसोम बनाते हैं, वो डबल होता है, 2 क्रोमेटिड वाला। कोई दिक्कत है? ठीक है, वो डबल है बेटा, 2 क्रोमेटिड। ये ऐसा ऐसा। ठीक है, अब जरा इन पे जीन लगानी चालू करते हैं। अब इधर देखो सारे बच्चे, ये सेंट्रोमियर है। हाँ भाई, ठीक चल रहा है। इधर देखो, यहां पर ये कैपिटल टी है, यहां पे मान लेते हैं ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, यहां कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल ही लगाना है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, दिख ही नहीं रहा होगा कलर, दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है बेटा, उसको कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस है। ग्रीन नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है? तो यहां टी की कितनी कॉपी बन जाएंगी? 2। यहां क्या आ जाएगा? ये समझ में आ रहा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट पहले बताओ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? देख लो ध्यान से। नहीं, अब मैं आता हूं इस पे। मान लो मैंने एक क्रोमोसोम ये बना दिया, जो मैंने आपको बताया, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे ये मैंने एक जीवन फेज का बना दिया। हम लोग जीवन फेज पे ही काम करते हैं नॉर्मली। रीजन क्या है कि जीवन फेज का ही सेल परमानेंट होता है। G2 फेज तो वो होता है जिससे सेल अब आगे डिवाइड करेगा। तो नॉर्मल हम ये बात करते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, कैपिटल टी मान लो स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ई। अगर आप ध्यान से देखो, टोटल किसको किसको क्या क्या कह रहे हैं जरा समझना। अगर मैं ये एक साइड ले लूं, ठीक है, इसको मैं जीनोम कहता हूं या इसको मैं हैप्लॉइड बोलता हूं। सही है? इसको मैं क्या बोलता हूं? हैप्लॉइड बोलता हूं। हैप्लॉइड समझ में आ रहा है? इसको एन से लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। ये जो मैं अगर पेयर ले लूं ऐसे, मैं अगर ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं ये पेयर ले लूं ऐसे, या ये पेयर ले लूं, या ये तीनों ले लूं, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, ये जो लोकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट हाइट के लिए है, तो इसके पैरेलल प्लांट हाइट के लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट हाइट के लिए यहां है तो नीचे हो जाएगा, नहीं, यहां है तो एक और नीचे हो जाएगा, नहीं, ये इसके पैरेलल होगा। इसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, हम एक वर्ड यूज करते हैं, लोकस। लोकस का मतलब होता है ये पैरेलल लोकेशन जहां पर कोई कैरेक्टर है। पैरेलल लोकेशंस जहां पर क्या है, जीन प्रेजेंट है किसकी? कैरेक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
मेरे पास ये जो चीज है ये एक लोकस है। ये क्या है? दोनों को मिला के एक लोकस है। तो एक लोकस बिलोंग करता है एक कैरेक्टर को। किसको बिलोंग करता है? एक कैरेक्टर को। ये बात समझ में आ रही है? एक लोकस अगर ऑर्गेनिज्म, पढ़ो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो मेरे पास दो जीन होंगी। क्लियर है? ध्यान से देखो, एक लोकस, ये पैरेलल लोकेशन है, ये लोकस है, ये लोकस है, सही है? तो एक लोकस वो है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उस पर कितनी जीन होंगी? दो जीन होंगी। ये दो जीन कैन बी सिमिलर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैन बी डिसिमिलर, कैन बी डिसिमिलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन किसको नहीं समझ में आई? हाँ भाई, किसको नहीं समझ में आई? लोकस किसे कह रहे हैं? हाँ, लोकस किसे कह रहे हैं? पैरेलली वाला, है ना, पैरेलल लोकेशन को। वो किसको बिलोंग करती है? एक कैरेक्टर को बिलोंग करती है। ठीक है, यहां कितने लोकस बने हुए टोटल? टोटल 5 लोकस हैं। 5 है ना? 6, 1 2 3 4 5 तो है। वो सेंट्रोमियर है भाई, पापियों। इधर देखो, आगे सुनो ध्यान से। अच्छा, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा लोकस पॉसिबल है। ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा लोकस पॉसिबल है। हाँ, एक कैरेक्टर की दूसरों, एक लोकस। ठीक है? अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है उसे भी लोकस ही बोलेंगे। तो उसके पास, मेरे पास एक जीन होगी। जब एक जीन होगी तो ये बात लिखूं? नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो। ये बात क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डिप्लॉयड होगी तब तो लिखेंगे। ठीक है? मोनोहाइब्रिड का मतलब, ध्यान सुनेंगे, मोनोहाइब्रिड का मतलब, मोनोहाइब्रिड का मतलब एक लोकस होता है या एक कैरेक्टर होता है। यस। अगर डाई हाइब्रिड लिखते हैं तो कितना लोकस है? दो लोकस है या दो कैरेक्टर है। क्लियर है? अगर मैं डिप्लॉयड लिखता हूं तो डिप्लॉयड का मतलब है किसी एक कैरेक्टर की, वन, किसी एनी वन कैरेक्टर की, एनी वन कैरेक्टर की कितनी जीन हो? दो जीन। क्लियर? किसी एक कैरेक्टर की कितनी जीन हो? दो जीन हो। उसको हम क्या कह रहे हैं? डिप्लॉयड कह रहे हैं। हैप्लॉयड का क्या मतलब है? एक कैरेक्टर की एक जीन होना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, विच इज हैप्लॉयड। इधर देखो, सबसे पहले मुझे इसमें लोकस बताओ कितने हैं? कौन है दो वाला? कैरेक्टर कितना है? एक कैरेक्टर है, तो लोकस कितना है? एक। लोकस कितना है? एक। ठीक है? एक लोकस की कितनी जीन है? दो जीन है। दो जीन है, तो दो जीन हो गई, तो इसलिए क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया। यहां लोकस कितना है? दो। लोकस कितना है? दो। जीन भी दो है, तो इसलिए क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। यहां कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ये देखो ये, और कितनी जीन है? चार जीन है, डिप्लॉयड हो गया। यहां लोकस कितना है? एक। कितनी जीन है? दो। दो टाइप की नहीं पूछ रहा हूं, दो जीन है, तो क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया।
किसको नहीं समझ में आई है? नहीं समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। इस पैरेलल लोकेशन को क्या कह रहे हैं? लोकस या कैरेक्टर। इसको भी लोकस कह रहे हैं। अब ध्यान से देख बच्चे, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लोकस ये एक ही है। एक लोकस पर अगर दो जीन प्रेजेंट हो, देखो अगर हम इसकी बात कर ले, इस अलग अलग की बात कर ले, तो ये हैप्लॉइड हो गया। अगर कैपिटल टी अकेला होगा तो हैप्लॉइड, ये होगा हैप्लॉइड, या ये अकेला होगा तो हैप्लॉइड। तो अगर किसी एक, देख इधर से, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? एक लोकस। अगर मैं सिर्फ इस लोकस की बात करूं मोनोहाइब्रिड, इसकी और इसकी बात कर लूं डायहाइब्रिड, या इसकी तीनों की बात कर लूं ट्राई हाइब्रिड, तीन लोकस की बात कर ली, इसका मतलब तीन कैरेक्टर की बात कर ली। ठीक है। डिप्लॉयड कोई चीज कब होगी? जब एक लोकस पर दो हैं, ये इस लोकस पर दो हैं, इस लोकस पर दो हैं। तो मैंने क्या क्वेश्चन दिया देख, विच इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पूछा है। तो हैप्लॉइड का मतलब है, हैप्लॉइड का मतलब है किसी एक लोकस पर एक जीन होनी चाहिए। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेम लोकस का है ना, पर इसमें जीन कितनी है? दो, एक और दो, तो दो हो गई, तो ये क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। अब यहां देख, लोकस कितने हैं? एक और दो, तो टी और आर। तो अगर मेरे पास ये दो लोकस हैं और एक एक जीन है, तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। यहां देख, लोकस कितना है? लोकस क्या होता है? लोकेशन। ये एक, ये लोकेशन हो गई, एक ये हो गई, और हर एक पे दो दो है, इसलिए क्या है? ये डिप्लॉयड। यहां लोकस कितना? एक, एक ही कैरेक्टर है, उस पे कितनी जीन है? दो, इसलिए डिप्लॉयड है। अभी भी लोकस नहीं समझ में आ रहा? मैं रिपीट कर देता हूं, लोकस क्या होता है बेटा, आप कैरेक्टर समझो। मान लो यदि हम कोई क्रोमोसोम बनाएंगे, तो क्रोमोसोम जब बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहां पर ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तक समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। अगर मैं इस अकेले को ले लूं तो भी इसको लोकस ही बोलेंगे, पर यहां एक लोकस पर एक जीन है। जब इस एक लोकस पर दो आ जाएं, सेम भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है, तो डिप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है। अब कौन बच्चा बताएगा ये क्या है? ट्रिप्लॉयड है भाई। अगर इसके जैसा एक और क्रोमोसोम होता और उस पर स्मॉल टी होती, तो एक दो तीन जीन हो गई, तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉयड। एक क्रोमोसोम पे टी और स्मॉल टी नहीं हो सकता। एक क्रोमोसोम पे या तो टी होगा या स्मॉल टी होगा। ठीक है, सही है। कैपिटल टी इसी पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी हो सकता है। अगर किसी कैरेक्टर की दो जीन प्रेजेंट हैं तो डिप्लॉयड है। किसी कैरेक्टर का अकेला प्रेजेंट है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो हैप्लॉयड है। किसी कैरेक्टर की एक दो तीन प्रेजेंट है तो ट्रिप्लॉयड है, जैसे एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? जैसे एंडोस्पर्म। तो अगर मैं, ध्यान सुने, अगर मैं अलग अलग कैरेक्टर की बात करूं, एक दो तीन चार पांच, ये लोकस हैं, पांच लोकस हैं। हर एक लोकस पर दो दो जीन आ रही है। लोकस पर अलग सिंगल भी आ सकती है अगर वो हैप्लॉइड हो तो। जैसे ये देखें, ऐसा देखें, ये देखें, ये क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये अकेला बना दिया। अब इधर देखो, यहां पर मैंने कैपिटल टी लिख दिया, यहां चलो स्मॉल टी लिख दो, यहां कैपिटल आर लिख दिया, यहां स्मॉल आर लिख दो, यहां कैपिटल वाई लिख दिया, यहां कैपिटल वाई लिख दो। तो अब यहां पर कितने लोकस हैं बताओ? तीन लोकस दिख रहे हैं सबको? लोकस का मतलब तीन, मतलब तीन तरह के कैरेक्टर हैं। तीन तरह के क्या है? कैरेक्टर है। तीन तरह के कैरेक्टर है। जीन कितनी है? 6। जीन कितनी है? 6। समझ में आ रहा है? अब हर एक लोकस, ईच लोकस डिप्लॉयड है। हर एक लोकस क्या है? डिप्लॉयड है। आप देख लो ध्यान से, ये दो दो जीन तो है, सही है। अब ये बनाओ, इसको बनाते हैं। यहां पर मान लेते हैं, अब मैं यहां
नहीं बना सकते, गलत है। समझ में आ रहा है? एक ही क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर की दो जीन नहीं बना सकते। अब मान लो मैं यहाँ स्मॉल वाई बना सकता हूँ, बना ले, क्या हो गया? यहाँ स्मॉल आर भी बना सकते हैं। वो तो इसके साथ अगले का डोमिनेंट रिसेसिव कुछ भी आ सकता है, वो तो अलग है। कितने लोकस हैं? 3। लोकस कितने हैं? 3। कैरेक्टर कितने हैं? 3 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर 3 है, ठीक है। जीन भी 3 हो गई, तो हैप्लॉइड हो गया ना? यस, क्या हो गया? हैप्लॉइड। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनेंगे। हैप्लॉइड, ध्यान से देखना मेरी तरफ। ए टी टी आर वाई ऑल। फर्क क्या है? एक लोकस है, 2 है, 3 है, पर है ये हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, डिप्लॉइड टी टी आर आर, ये 2 का हो गया। टी स्मॉल टी 1 का हो गया। टी टी आर आर वाई वाई। कई लोगों को लगता है ये ट्रिप्लॉइड है, नहीं, तीनों डिप्लॉइड हैं। सही है? लोकस कितने हैं? 3, और हर एक लोकस पे 2-2 है। अगर मुझे ट्रिप्लॉइड लिखना है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे ट्रिप्लॉइड लिखना है तो ये ट्रिप्लॉइड है और ये भी ट्रिप्लॉइड है। ये एक लोकस का है, ये 2 लोकस का है, ठीक है। तुम यहां गड़बड़ करते हो, तुम्हें गैमेट नहीं समझ में आते। गैमेट कभी भी याद रखना, गैमेट हैप्लॉइड होता है। जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि जैसे अगर मान लो मैंने गैमेट लिख दिया, तो गैमेट के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल है। टी आर स्मॉल टी ये भी नहीं है, क्योंकि ये 2 आ गई। या तो टी आर हो सकता है, या अकेला टी हो सकता है, या टी आर वाई हो सकता है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि गैमेट क्या होता है? फ्लड होता है। समझ आ रहा है? ये वाला, ये यहां पर ये वाला तो ठीक है, ये गड़बड़ है। सही है? अरे कुछ समझ आ रहा है? ऐसे ही चल रहा है। ट्रिप्लॉइड वाला समझ नहीं आया बेटा? ट्रिप्लॉइड का मतलब ये होता है, मेरी बात सुन, ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3 जीनोम। ऐसा, अगर मैं तेरे से कहूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ले ले, कैपिटल आर स्मॉल आर ले ले, या तीनों स्मॉल वाई ले ले, तो अगर मैं इसको अकेले को लूंगा, ये हैप्लॉइड हो गया। मैं इन 2 को लूंगा, डिप्लॉइड हो गया। मैं इन तीनों को लूंगा, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड ये भी है, पर एक लोकस है। ये 2 लोकस वाला ट्रिप्लॉइड है, ये 3 लोकस वाला ट्रिप्लॉइड है। अगर 3 लोकस वाला ट्रिप्लॉइड है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी बनेगी? 9। ठीक है। 4 लोकस वाला डिप्लॉइड है, टोटल नंबर ऑफ जीन 4 लोकस वाला डिप्लॉइड। पूछो, मेरे से पूछो। 4 लोकस है, चारों डिप्लॉइड है, 8 हो गई ना? सही है? कुछ कुछ आ रहा है समझ? पूछो, पूछ लो यार तुम लोग। बनाओ, इसको पहले बना लो, बनाओ बनाओ। बेटा पहले नहीं पढ़ाता था मैं ये सब, पहले साल नहीं पढ़ाया। दूसरे साल में जब 12th पढ़ाया तो गजब टाइप की गरीबी समझ में आई। तो मुझे ये भी नहीं सही समझ आया कि डायहाइब्रिड डिप्लॉयड में भी फर्क नहीं पता, तो हमें ये पढ़ाना पड़ता है अब। ठीक है? हाँ, तो वो मैंने सेकेंड ईयर से वहां से चालू किया था, फिर सब लोग पढ़ाने लगे। नहीं नहीं, पीडब्ल्यू से पढ़ा रहे थे। सही है, पूछ। आप में से डाउट बताओ, किसी को कुछ है? डाउट डाउट? एक लोकस पे किसी भी कैरेक्टर की 2 जीन हो, चाहे वो होमो हो हेट्रो हो, उसे डिप्लॉइड बोलते हैं। ट्रिप्लॉइड रेयर चीज है, ह्यूमन में तो होता नहीं है, प्लांट में मिलता है। तो एक लोकस पर 3 जीन होनी चाहिए।
अब उसमें से सेम हो अलग हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर की सेम होनी चाहिए। होमो और हेट्रो तब बोल सकते हैं जब दो हो, तीन में होमो हेट्रो बनता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ हाँ बेटा। हाँ दोबारा बोल। है क्या चीज? क्या भाई, जीवन SG2 में क्या होता है? क्रोमेटिन दिखता है, क्रोमोसोम जीवन में दिखता नहीं है। तो जीवन में जो क्रोमेट, देख इधर देख, ये जीवन फेज है, ये वाला क्या है? अरे रुक जा बेटा, हमारे पास ये वाला क्या है बेटा? ये जीवन फेज का है। तो यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, ये किसका है? G2 का है। यस, क्रोमेटिन दिखता है, हम क्रोमोसोम दिखा रहे हैं बना के, ये सेल साइकिल में पढ़ाया तो था, सब भूल गए तुम लोग? पूछो। एस फेज में जेनेटिक मटेरियल अगर कॉपी हो रहा है तो बाकी डीएनए भी कॉपी कर रहे हैं, पूरा डीएनए कॉपी होता है। जब पूरा डीएनए कॉपी करते हो तो जेनेटिक मटेरियल ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हम नॉर्मली बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल, पर पूरा का पूरा डीएनए की कॉपी बनती है एस फेज में, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर दो सेल में सेम अमाउंट ऑफ डीएनए है, मैं जेनेटिक मटेरियल कॉपी कर लूं और बाकी की जीन छोड़ दूं, सॉरी बाकी का डीएनए छोड़ दूं, फिर सेम कैसे रहेगा? सही है, हमारे पास डीएनए एग्जैक्ट सेम होता है, इसका मतलब पूरा पूरा डीएनए कॉपी करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तुम्हें हमें कैसे पता चला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। टोटल नंबर ऑफ जीन तो हमने पता किया उसको किसी तरीके से। इनएक्टिव और एक्टिव तो बेटा देख, आरएनए एक तरीका आरएनए से पता करना, एक तरीका और होता है जीन पता करने का, ठीक है। तभी पैसे लगे उसमें बहुत। हाँ बेटा, भाई तू बात करने में लगा रहता है, डाउट पूछ। नहीं बताऊंगा अब, तो बात कर तू अब। एक लोकस पे, हाँ बोल। बढ़ रहा है क्रोमेटिन जीवन से एस में, एस में तो बढ़ रहा है, G2 में बढ़ चुका है, सेम कैसे है? हाँ क्या पूछ रहा बता। एक लोकस पे एक से ज्यादा जीन डिप्लॉयड में होगा, ट्रिप्लॉयड में 3 होगा। यही तो पढ़ा है इतनी देर से। यस, उसको भी डबल करते हैं, काम करने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन का। क्या चीज? क्या चीज? हाँ पेटेंट करा ले, पर वो चलेगा क्यों? प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है तो बहुत सारी, बेटा प्रोटीन बनाता है कहीं तो बना रहा है ना, यहाँ नहीं बना रहा। हाँ चलो। है, तू इतना धीरे बोलेगा तो आवाज कैसे आएगी? तेज बोल। लोकस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके की लोकेशन है वो। लोकस सिंगुलर है, लोकाई प्लूरल है, जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियाई। तो एक लोकस का मतलब एक कैरेक्टर। अब हैप्लॉइड में उस कैरेक्टर की एक ही जीन होती है, डिप्लॉइड में 2 होती हैं, ट्रिप्लॉइड में 3 होती है, ठीक है। चलिए सवाल करेंगे जल्दी, क्वेश्चन करेंगे बेटा, है
ट्रेट कैरेक्टर पढ़ाऊंगा बेटा, अभी नहीं। ट्रेट कैरेक्टर, जीन, एलील, ये सब पढ़ाऊंगा अभी। इतना दुखी क्यों है भाई तू? इतना दुखी क्यों है भाई तू? हम्म। एमडी सर कहाँ जा रहे हैं? दूसरे सेंटर में? कहाँ है वो? दुबई? और सेंटर पे भी डिमांड, ऐसा बताया सर ने? हाँ मेरे को भी पता है। चलो। है? हाँ पार्टी जरूर ले लेना, सही है। है? पिज्जा खिलाने के लिए बोले हैं? ठीक है। है? देखो बेटा, स्टूडेंट के साथ कोई पार्टी नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होता, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मैं इस बातों में बिलीव नहीं करता। मेरी क्लास है 5 बजे वाईटी पर, तो मुझे उसकी पीपीटी बनानी है। ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें अपना अपना शेड्यूल बता देता हूँ। मुझे आज वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसका मंथन ऑनलाइन वालों को देना है मुझे, डोपा प्राइम का सोल्यूशन 1, उनको मैंने बोला हुआ है। ठीक है। हाँ तो काम है मेरे पास, वैसे भी खाली नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक नहीं, वैसे भी बेटा मेरे पास ज्यादा काम होता है, औरों के कंपैरिजन में ज्यादा काम होता है। ठीक है। लिखे? यार तुम कितना धीरे लिखते हो। बेटा इतना धीरे लिखोगे 2-3 लोकस तुम्हारे जीवन से कम हो जाएंगे नहीं। हाँ ठीक है। ये क्यों बंद हो गया? अच्छा लाइट चली गई तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा। चलो ये करेंगे। हाँ कौन पूछ रहा है? संजय क्या पूछ रहा है? लिखो। है? मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा यार, तब पूछियो। लिख लिया? एक क्वेश्चन कराना है मुझे पहले आपको। एक क्वेश्चन है, ये क्या बनाया मैंने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ो। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें 2n = 10 है, तो कितने पेयर क्रोमोसोमों के? 5। ठीक है। एक पेयर पे 6 लोकस हैं, जिसमें से 3 होमोजाइगस हैं, 4 कर लेते हैं। इसमें से 4 होमोजाइगस हैं और 2 हेट्रोजाइगस हैं। अब मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ जीन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ जीन और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। कितने दुष्ट हो तुम लोग, पढ़ाई करो ध्यान से। टोटल पेयर कितने हैं? टोटल 5 पेयर हैं। अरे एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन सुनो। एक एक पेड़ है, सॉरी पेड़ है, ठीक है, सुनो ध्यान से। एक पेड़ पे 5 चिड़िया बैठी है, तो 10 पेड़ पे 50 बैठेगी। ठीक है, वही पढ़ा रहा हूं। एक पेयर पे एक एक दो, 2n = 10 का मतलब 5 पेयर हो गए। एक पेयर पे 6 लोकस हैं, तो टोटल लोकस कितने हो गए? 30। टोटल लोकस कितने हो गए? 30। लोकस नहीं, लोकस। लोकस हो गए 30। तो जीन कितनी हो गई? 60।
अब तो ये तो टोटल टाइप ऑफ जीन 60 हो गए, समझ आ रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन बताओ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन कैसे निकालोगे? देखो 4 होमोजाइगस है, समझो मैं क्या कह रहा हूं। होमोजाइगस का मतलब एक ही टाइप की जीन, ठीक है? देखो 4 होमोजाइगस है, 4 जीन काउंट करेंगे, 2 हेट्रोजाइगस है तो 4 और ऐड कर लो तो 8 हो गई, समझ आया? तो 6 लोकस पर अलग अलग टाइप की जीन कितनी हो गई? 6 लोकस पर 8 टाइप की जीन हो गई। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो कितनी हो गई? 40 जीन हो गई अलग अलग टाइप कर। इसका मतलब ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब हम ह्यूमन है, हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हम ह्यूमन है, हमारे पास टोटल मान लो 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, हर एक पर लोकस प्रेजेंट होंगे। टोटल मान लो 10,000 लोकस हैं सारे क्रोमोसोम पे मिला के। इसका मतलब ये हुआ कि जीन 20,000 हैं, ठीक है? और अलग अलग टाइप की जीन 10,000 और 20,000 के बीच में होगी। समझ आया? टोटल हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, 10,000 लोकस है जो उस 23 क्रोमोसोम पे बटे हुए हैं। तो नंबर ऑफ जीन हम डिप्लॉयड हैं, नंबर ऑफ जीन 20,000 हो गई। उसमें से कुछ लोकस होमोजाइगस होंगे, कुछ हेट्रो होंगे, ठीक है? तो होमोजाइगस होंगे तो एक टाइप की जीन काउंट होगी, हेट्रोजाइगस होंगे तो 2 टाइप की जीन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन हो सकती है 20,000, मिनिमम 10 हो सकती है। तो हेट्रो होमो की वजह से उसका बीच का कुछ आएगा। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यही टॉपिक है, बस कल पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है? हाँ, कुछ समझदार बच्चे प्लीज रिवाइज करके आना, क्योंकि ये आसान है पर दिमाग में घर जाके ट्रिपल टी और ये भूल जाओगे। हाँ, ये मैंने दिया है तुझे, यहां पे दिया हुआ है। 4 होमो 2 हेट्रो, 4 होमो 2 हेट्रो, 6 लोकस हो गए। 4 में 4 हो गई, यस। 4 मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल ई कैपिटल ई। तो ये 4 टाइप की हो गई। 2 पर हेट्रो है तो 2 इंटू 2 4 हो गई, 4 और 4 8, ठीक है? कर लेना बेटा माइक। अच्छा।